बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जरनाब और आप देख रहे हैं चैनल इन्फो टाइम। आज की इस वीडियो में हम IMF की कंडीशंस या पॉलिसीज, जिनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज SAPs भी कहा जाता है, इन पर डिटेल में बात करेंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान को 2019 में IMF ने कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का कहा था, और साथ में ये भी जानेंगे कि वो ममालिक जो कि IMF की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या कर रहे थे, वहाँ पर इन पॉलिसीज की वजह से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आए हैं। मेंबर कंट्रीज को लोन देने से पहले IMF कुछ कंडीशंस इन कंट्रीज के सामने रखता है। ये कंडीशंस पॉलिसीज की शक्ल में दी जाती हैं और इन पॉलिसीज को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज SAPs कहा जाता है। IMF चाहता है कि जो भी इसके पास लोन लेने के लिए आए वो पहले इन SAPs को इम्प्लीमेंट करे ताकि उस कंट्री को दोबारा लोन लेने की जरूरत ना पड़े और ये कंट्री IMF का लोन वापस करने के काबिल भी हो जाए। ये पॉलिसीज कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज कहा जाता है। अगर कंट्री इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे तो इसे IMF की तरफ से लोन दे दिया जाता है। IMF ये लोन इंस्टॉलमेंट्स में देता है और हर इंस्टॉलमेंट से पहले ये चेक किया जाता है कि जो पॉलिसीज इस कंट्री को बताई गई थी इनको पूरा किया जा रहा है या नहीं। अगर IMF को लगे कि कंट्री IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो IMF मजीद इंस्टॉलमेंट्स देने से इनकार कर देता है। ये पॉलिसीज हर कंट्री के लिए वेरी कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसीज हर कंट्री के लिए सेम होती हैं। पाकिस्तान को IMF ने 2019 में जो SAPs इम्प्लीमेंट करने के लिए दिए थे उनमें ये सब शामिल है। स्टेट बैंक के डोमेस्टिक रिजर्व्स को इंक्रीज करना, न्यू टैक्सेस लगाकर या टैक्स और ड्यूटीज इंक्रीज करके अपनी इनकम में इजाफा करना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज करना ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी लाई जा सके और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बजट को कम करना, अननेसेसरी एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी लाना यानी न्यू प्रोजेक्ट शुरू ना करना, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन्स ना दे और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे ताकि बैंक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आ सके। एनर्जी सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाए जाएं, जैसे टैरिफ्स बढ़ा दिए जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि सर्कुलर डेट को कम से कम किया जा सके, गवर्नमेंट की तरफ से यूटिलिटीज़ और बाकी की चीज़ों पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म की जाए ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच सके, और आवाम को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएं जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम, ताकि इन सारी पॉलिसीज की वजह से आवाम के नुकसान को कम से कम रखा जा सके। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बजाय फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखा जाए, यानी सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट डिटरमिन ना करे बल्कि मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई को देखते हुए एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करें। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से करेंसी डीवैल्यूएट करती है और इस वजह से कंट्री को एक्सपोर्ट्स के टाइम पर ज्यादा इनकम मिलती है, लेकिन इसी के साथ साथ इंपोर्ट्स के टाइम पर इसे लॉस होता है। ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म में कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर तो बना देती हैं, लेकिन इनकी वजह से अक्सर कंट्री में बहुत से सोशल इश्यूज भी सामने आते हैं। IMF के इन SAPs की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली कंट्रीज में साउथ अफ्रीका की कंट्री शामिल है। 1990s में साउथ अफ्रीकन कंट्री मलावी में IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने अपने अनाज के ज़खायर को प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी। प्राइवेट कंपनीज ने इस अनाज को तब तक होल्ड करके रखा जब तक उन्हें इस पर मैक्सिमम प्राइस नहीं मिल गई। इनकम कम होने और सब्सिडी खत्म होने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना। इसी दौरान इस कंट्री में HIV/AIDS सामने आया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 36 ईयर्स तक रह गई। फिर 2000 के बाद से बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से इस कंट्री की मेज़ की प्रोडक्शन में 32% कमी सामने आई। इसकी वजह से कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि इस कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी जो कि 70% मेज़ की प्रोडक्शन से आने वाली इनकम पर रिलाय करती थी। इस सब की वजह से उन लोगों को बहुत हार्श फेमाइन यानी कहत साली का सामना करना पड़ा। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो IMF की पॉलिसीज़ को मज़ीद नहीं मानेंगी और फिर उन्होंने अपनी वापस ली गई तमाम सब्सिडीज़ को बहाल किया और लोगों के लिए रिलीफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए और सिर्फ 2 सालों में उस कंट्री के हालात इतने बेहतर हो गए कि अब वो अपनी प्रोडक्शन दूसरे ममालिक को पहले से ज़्यादा सेल करना शुरू और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेहतर हो गए। दूसरी कंट्रीज की एग्जांपल ली जाए तो 1996 में जॉर्जिया ने IMF के कहने पर अपनी मिनिस्ट्रीज को कम किया। बल्गेरिया ने IMF की पॉलिसीज की वजह से अपने लेबर पॉलिसीज में अमेंडमेंट की ताकि एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना आसान हो जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया और वो अपने राइट्स हासिल करने के लिए कुछ ना कर सके। इसी तरह मोल्दोवा में भी IMF के SAPs को इम्प्लीमेंट करते हुए 4000 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया।
वेस्टर्न अफ्रीका की वो कंट्रीज जहां इबोला सामने आया, वहां IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्थ बजट को डिक्रीज किया गया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बहुत सारे स्टाफ को टर्मिनेट किया गया। और इसके साथ साथ IMF ने गवर्नमेंट बजट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज को कट करने का भी कहा, और इस वजह से इबोला आउटब्रेक के दौरान इस डिजीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। IMF की पॉलिसीज कंट्री के लिए बहुत टफ होती हैं, इसी वजह से IMF को काफ़ी सारे पॉइंट्स पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि IMF की वजह से एक कंट्री की सोवरेनिटी डैमेज होती है, क्योंकि IMF डिसाइड करता है कि कंट्री में कैसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए और कैसी नहीं, और इसकी वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट की अथॉरिटी काफ़ी कम रह जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से अक्सर प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट मिलता है, और जो फैसिलिटी आवाम को लो कॉस्ट पर प्रोवाइड की जा रही थी, प्राइवेटाइजेशन की वजह से अब वो फैसिलिटी महंगे रेट पर मिले। इसी तरह जब गवर्नमेंट यूटिलिटीज और दूसरी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी खत्म करेगी तो प्राइसेस में इजाफा होगा और चीज़ें लोगों की पहुंच से मजीद दूर हो जाएंगी, जिसकी वजह से गरीब मजीद गरीब हो जाए। और टेक्निकली देखा जाए तो बजट के कम होने, एम्प्लॉयज़ के टर्मिनेट हो जाने, प्राइसेस, टैक्सेस और ड्यूटीज़ के इंक्रीज हो जाने की वजह से करप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जो कि कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। IMF की पॉलिसीज बज़ाहिर तो एक कंट्री को बेहतर बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना हमेशा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अनफोर्सीन इश्यूज सामने आते हैं और उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एक कंट्री को बेहतर बनाने के लिए IMF की ज़रूरत नहीं होती। अगर IMF के कहे बगैर एक कंट्री अपने फाइनेंशियल सिस्टम और स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करे तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बगैर किसी टाइम लिमिट के हम अपनी कंट्री में प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि IMF के इन SAPs को IMF के पास जाए बगैर जहां तक हो सके इम्प्लीमेंट करें, ताकि फ्यूचर में हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।